Hello and welcome to the Civil Study Cafe. You're watching the MPPSC Mains Answer Writing Discussion Series with Civil Study Cafe. नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी कैफे में आपका स्वागत है। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर चुके हैं। 2018 का पेपर 2 का सेक्शन ए का 15 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन डिस्कस। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका राज्य सूचना आयोग तथा इसकी शक्तियों व कार्यों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। देखिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन का तात्पर्य ये होता है कि आपको उसकी खामियां बतानी है, और ऐसा नहीं है कि खामियां ही बता के रख दी आपने, सारी की सारी बुराइयां के पुल बांध दिए आपने। ठीक है, ऐसा नहीं करना है भाइयों, है ना। बुराइयां भी आपको बैलेंस अप्रोच फॉलो करके करना है ना। और बुराइयां ऐसे नहीं कि आप अपनी भड़ास निकाल रहे हो चीज़ों पर, है ना। आपको अपनी भड़ास नहीं निकालना है। जो चीज़ें रिलायबल हैं, जो वाकई में कहीं ना कहीं आलोचनात्मक हैं, उन्हीं चीज़ों को आपको मेंशन करना है आंसर्स में आप कभी ये मत शो कर देना कि आप किसी स्पेसिफिकली किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, या स्पेसिफिकली किसी धर्म से बिलोंग करते हैं, या फिर आप स्पेसिफिकली किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ऐसा करते हैं, और उनकी वजह इन्हीं सारी की सारी चीज़ों से जो क्वेश्चन चेक करता है आपके, है ना, वो आपकी चीज़ों को पकड़ लेता है और फिर वो मार्क्स आपको काफ़ी कम देता है। क्योंकि इस टाइप की साइकोलॉजी वाले लोगों को, है ना, MPPSC हो चाहे UPSC हो, एक तरह से अपॉइंट नहीं करता है, और उनको इस टाइप के लोग चाहिए भी नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है, कोई भी क्वेश्चन है आपको बैलेंस अप्रोच उसका पता होना चाहिए, और रिलायबल चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि बाकी में हाँ ये चीज़ें गलत हैं और ये चीज़ें सही हैं। तो आलोचनात्मक मूल्यांकन का कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको जो चीज़ें वाकई में गलत हैं उनको प्रेजेंट करना है, और साथ में उसकी अच्छाइयाँ भी बताना है। थोड़ा सा 20% 30% आपको साथ में अच्छाइयाँ भी बताना है उसकी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट आपने सब कुछ, है ना, उस वहीं पर छाप दिए, पूरा का पूरा दिख गया कि हाँ ये तो पूरी तरह से ख़राब है, इसका कोई मतलब नहीं है, फेंक दो इसे, है ना, इस टाइप से नहीं। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन। आई होप आप समझ चुके होंगे। क्वेश्चन में है राज्य सूचना आयोग तथा इसकी शक्तियों व कार्यों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। दो बातें आपसे पूछ रहा है। दो बातें क्या पूछ रहा है? आयोग की शक्तियां और उसके कार्य, ये आपको पता होना चाहिए। और जब ये आपको पता है तो इसके बारे में खामियां क्या हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स इनको आ रही हैं, इसको आ रही हैं। यदि आपको इतना पता है तो आपका आंसर सही है फिर। ओके, आप स्टार्ट यहाँ से कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको पता होगा राज्य सूचना आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, और जो इसमें दर्ज शिकायतों की जांच करता है और साथ ही उनका निराकरण भी करता है, इतना आपको पता होगा। और यह संवैधानिक राज्य सरकार के अधीन कार्यालय है ना। देखिए, इसमें है क्या चीज़, इसमें यह है कि ये जिस राज्य में, जैसे किसी राज्य का राज्य सूचना आयोग है, तो उस राज्य में जितने भी अधीन कार्यालय हैं, चाहे वो वित्तीय संस्थान हो, इन सभी के बारे में शिकायतों और अपीलों की सुनवाई करता है। राज्य सूचना आयोग का मेन मकसद ये है, समझे। फिर से रिपीट करूँगा, जिस राज्य का राज्य सूचना आयोग है, वो राज्य सूचना आयोग उस राज्य में जितने भी कार्यालय हैं, चाहे वो सार्वजनिक कार्यालय हों, चाहे वो कोई से भी हो, चाहे वो वित्तीय संस्थान हो, इन सभी के बारे में शिकायतों और अपीलों की सुनवाई करता है। कौन? राज्य सूचना आयोग, ये इसका कार्य है। ओके गाइज, तो इस प्रकार से इसी आधार पर आपको पता होगा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सभी राज्यों में शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से राज्य सूचना आयोग का, यानी कि राज्य सूचना आयोग की स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार से आप एक बैलेंस अप्रोच फॉलो करके रिलायबल, ठीक है, आप इंट्रोडक्शन डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर ली। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखते हैं हम बॉडी पार्ट के बारे में। ठीक है, बॉडी पार्ट के बारे में जानने से पहले हम पहले एक बार फिर से रिपीट करेंगे क्वेश्चन, ताकि क्वेश्चन आपके माइंड में बना रहे। ठीक है, देखिए, चीज़ें आपके दिमाग में, क्वेश्चन आपके माइंड में बना हुआ है तो आप क्वेश्चन से भटकेंगे नहीं। यदि आपने एक बार क्वेश्चन पढ़ के और आंसर शुरू कर दिया तो आप भटक जाएंगे, कुछ और लिख देंगे उसमें। ओके, इसलिए आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ते रहना चाहिए जब तक आप उसका पूरा आंसर नहीं कर देते। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है राज्य सूचना आयोग तथा इसकी शक्तियों और कार्यों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो इसकी शक्तियाँ और कार्यों के बारे में हम जान लेते हैं। पहले तो हम राज्य सूचना आयोग की राज्य सूचना आयोग जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं।
है ना, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन जो होता है। देखिए, एक मुख्य आयुक्त होता है इसमें और बाकी 10 अन्य आयुक्त भी होते हैं, यानी कि अदर मेंबर्स भी होते हैं। नियुक्ति कौन करता है? देखो, राज्यपाल की सिफारिश पर नियुक्ति होती है और वो भी किसके द्वारा? एक कमेटी होती है उसके द्वारा। कमेटी में होते कौन कौन हैं? देखो, मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री होता है उस संबंधित राज्य से, और विपक्ष का नेता होता है, और एक कैबिनेट मंत्री होता है। तो इस प्रकार से 2-3 लोगों की एक बॉडी होती है जो कि एक तरह से किसका चुनाव करती है, किसको अपॉइंट करती है? राज्य सूचना आयोग को और अन्य आयुक्त को, ठीक है। तो ये तो हमने बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा देखा, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में। अब देख लेते हैं हम इसकी शक्तियां और कार्य। मेन बात वो जिसकी पूछ रहा है वो वही की उसी चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। शक्तियां और कार्यों में क्या है? देखिए, फर्स्ट पॉइंट में क्या है? फर्स्ट पॉइंट में है शिकायतों का निवारण। इसका मुख्य मकसद होता है शिकायतों का निवारण। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि ये राज्य से संबंधित कार्यालय, चाहे वो सार्वजनिक हित के कार्यालय हो, चाहे वो वित्तीय संस्थान हो, इन सभी में यदि कोई शिकायत है तो इनकी शिकायतों की जांच करता है, इनकी जांच पड़ताल वो करता है, ठीक है। तो शिकायतों का निवारण करना भी इसका एक कार्य है, ठीक है। इसको आप शक्ति भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जानकारी निर्धारित समय में न दी गई हो। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब सीधा सीधा ये है, यदि आपने किसी चीज़ की, किसी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, उसकी आपने कंप्लेंट की है, शिकायत की है, और वो शिकायत का निवारण अकॉर्डिंग टू टाइम नहीं हुआ है, एक टाइम के अंडर नहीं हुआ है, टाइम के अंदर नहीं हुआ है, तो उसका भी एक तरह से इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल जो है, यानी कि अकाउंटेबल जो है, वो कौन है? स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। ठोस आधार वाला मामला हो। नेक्स्ट पॉइंट, ठोस आधार वाला मामला। ठोस आधार वाला मामला क्या है? जैसे मान लीजिए कोई बड़ा काम है, यानी कि कोई बड़ा घपला हो रहा है या कोई बड़ा घोटाला टाइप हो रहा है, इस टाइप से यदि कोई ठोस आधार वाला मामला है तो भी ये एक्ट में होना चाहिए, यानी कि एक्शन कौन लेगा? स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दीवानी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। देखिए, दीवानी शक्तियों का मतलब क्या है? यदि कोई शिकायत में दोषी पाया गया तो उसको कौन कौन सी सजाएं होंगी और किस प्रकार से कार्रवाई होगी उस पर, इस प्रकार से, यानी कि उसको सजा देना, यानी कि उस पर एक तरह से दोषारोपण, एक तरह से उस पर यदि वो दोषारोपण में पाया गया है तो उसको दोषी ठहराना और उसके लिए जो भी सजा होगी वो देना। इसकी शक्तियां भी एक तरह से एज अ दीवानी न्यायालय की शक्तियां जो होती हैं वो इसको प्राप्त होती हैं, यानी कि स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन को ये सजाएं भी दे सकता है, ठीक है। न्यायालय से दस्तावेज मंगाना। कभी यदि आवश्यकता पड़ती है राज्य सूचना आयोग को कि कोई न्यायालय से यदि कुछ दस्तावेज मंगाने हैं जिनको प्रॉपर स्टडी करने के बाद ये पता लगाया जा सकता है कि अपराधी इंसान है या नहीं है, तो इसके लिए इनको शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, यानी कि ये न्यायालय से दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स भी मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मुआवजा देने के लिए आदेश करना। यदि कोई दोषी पाया गया है तो उसको मुआवजा देने के लिए बोला जा सकता है कि आपको इतना फाइन देना पड़ेगा, यानी कि आपको एक तरह से कंपनसेशन जो होता है वो इतना देना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से गाइस हमने शक्तियाँ और कार्यों के बारे में डिस्कस किया, थोड़ा सा नॉर्मल, ठीक है। आपको पता होगा वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करना, है ना, जो उसे विधानमंडल के पटल पर रखती है, यानी कि राज्यपाल को एनुअल रिपोर्ट जो होती है ये प्रेजेंट करते हैं। कौन करता है? राज्य सूचना आयोग अपनी एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करता है, किसको? राज्यपाल को। और राज्यपाल क्या करते हैं? विधानमंडल में इस रिपोर्ट को रखवाते हैं और उस पर फिर डिबेट भी चलता है कि इसमें क्या खामियां हैं और क्या खूबियां हैं, इस प्रकार से। तो गाइज, इस प्रकार से हमने शक्तियाँ और कार्यों के बारे में तो डिस्कस कर लिया। अब वो लास्ट बात ये पूछ रहा था कि इनका आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, ठीक है। आलोचनात्मक विश्लेषण करना है तो मैंने आपको बताया था इसकी खामियों के बारे में हमें जानना है। खामियां क्या हैं? तो एक एक करके सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, शिकायतों का निवारण समय पर नहीं हो पाता है, सबसे पहली बात। यदि कोई मान लीजिए शिकायत करता भी है, यदि किसी को लगता है कि ये चीज़ गलत है और वो शिकायत करता है इसकी, तो शिकायत करता है तो वो उस टाइम पर उसको एक तरह से शिकायतों का निवारण नहीं मिल पाता है किसी भी इंसान को, तो ये इसके अंदर एक खामी है, यानी कि शिकायतों का निवारण समय पर नहीं हो पाता। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है जानकारी निर्धारित समय पर नेक्स्ट पॉइंट है वैधानिक निकाय के बावजूद असफल।
देखिए वैधानिक निकाय, देखिए आपको पता होगा हमने अभी पढ़ा था नेक्स्ट पॉइंट, पिछले पॉइंट्स में हमने डिस्कस किया था कि दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ इनको प्राप्त हैं। दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ भी प्राप्त होने के बावजूद भी, ये वैधानिक निकाय के बावजूद होने के बावजूद भी ये असफल है, यानी कि ये ठीक से कार्रवाई नहीं कर पाता है। किसी भी जो भी कहीं ना कहीं जिस पर केसेस फाइल किए गए हैं उस पर एक तरह से पूरी तरह से कार्रवाई करने में ये असफल रहता है, ठीक है। तो ये भी इसके अंदर एक खामी है। नेक्स्ट पॉइंट है जानकारी निर्धारित समय पर ना दे पाना। कभी आपने मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन मांगी है तो उसको ये टाइम पर नहीं दे पाते हैं, ये भी एक खामी है। नेक्स्ट पॉइंट है सूचना कभी कभी झूठी या भ्रामक होती है। देखो कभी कभी कुछ लोग तो होते हैं अपवाद स्वरूप, ऐसे होते हैं कि जो जानकारी आपने मांगी है वो जानकारी ही रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होती है एक टाइप से, यानी कि आपको इन्फॉर्मेशन से, राइट इन्फॉर्मेशन से भटका दिया जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक खामी है सिस्टम में, है ना, राज्य सूचना आयोग में, यदि हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वार्षिक प्रतिवेदन में पारदर्शिता का अभाव देखा गया है। देखिए अभी हमने डिस्कस किया था कि राज्य सूचना आयोग का मुख्य कर्तव्य है कि एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करना एक साल में, यानी वार्षिक रिपोर्ट देना किसको, गवर्नर को। और गवर्नर क्या करेंगे, गवर्नर इसको विधान पटल पर उसको रखवाएंगे और उस पर डिस्कस भी होगा, डिबेट भी होगा, ठीक है। लेकिन इसमें पारदर्शिता का अभाव देखा गया है आए दिन, ठीक है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं विपत्ति वाली बात है, यानी कि ये कहीं ना कहीं इसकी खामी है। तो इस प्रकार से आलोचनात्मक विश्लेषण हम कर चुके हैं। तो ये तो था हमारा बॉडी पार्ट। और अब बात करते हैं कंक्लूजन। तो कंक्लूजन आप कैसे लिखेंगे? देखिए कंक्लूजन में आप अच्छी सी चीज़ें आप लिख सकते हैं इनके बारे में। मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन कितना भी निगेटिव हो अपने आप में, आपका कंक्लूजन हमेशा बैलेंस अप्रोच में होना चाहिए, ठीक है। यानी कि किसी भी संस्थान का मजबूत होना वहाँ के लोकतंत्र के लिए अति आवश्यक होता है ना। और साथ ही साथ संस्था का पारदर्शी एवं निष्पक्षता पूर्वक कार्य करना ही लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है। इस प्रकार से आप बहुत अच्छी बात है उसमें कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं। ओके गाइस, तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लिया है इस सीरीज में। मैं आपको बता दूं, ये हमारे प्रीवियस पेपर्स की पूरी सीरीज चल रही है और इससे आप अपना 2019 का और +20 आने वाला, ठीक है, उसमें आप अपनी मेंस को क्वालिफाई करने के लिए सीट फिक्स कर सकते हैं यदि आप सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन बाय क्वेश्चन यदि डिस्कस करते हैं, प्रॉपर आंसर राइटिंग करते हैं। तो इसके लिए हम आपको सिविल स्टडी कैफ़े जो प्लेटफॉर्म है वो आपको प्रोवाइड कर पा रहा है, यानी कि एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा है। उसमें इंट्रोडक्शन क्या होगा, बॉडी पार्ट क्या होगा और साथ ही साथ में कंक्लूजन कितना होगा आपका, ठीक है, और किस प्रकार से आप उसको रखेंगे। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, डिमांड के हिसाब से आपका आंसर किस प्रकार से आपको फुलफिल करना है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं सिविल स्टडी कैफ़े के माध्यम से। और साथ ही साथ में आपको बताया जाता है कि आपको क्वेश्चन को किस प्रकार से हैंडल करना है। और साथ ही साथ में सिविल स्टडी कैफ़े के माध्यम से आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तक ये सिविल स्टडी कैफ़े प्रोग्राम जो है वो आपको ले जाता है, यानी कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आप बीट करके आ सकते हैं मेंस में। अगर आपके अंदर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है तो आप यकीन मानिए आप 40 क्वेश्चन आपसे छूट जाएंगे, ठीक है, आपसे नहीं बन पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन को घुमा कर पूछा जाएगा कुछ ना कुछ। और यदि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप रट्टे फट्टे मार के आएंगे और उसमें मार्क्स नहीं मिलते हैं या फिर ना के बराबर मार्क्स उसमें मिलते हैं। तो सिविल स्टडी कैफ़े का एक छोटा सा इनपुट यही है कि आपको इन सारी प्रॉब्लम्स से छुटकारा दिया जाए और आपकी प्रिपरेशन को एक नया मोड़ दिया जाए। साथ ही साथ में यदि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यदि आप अपने आंसर्स लिखना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, उसमें आप हाय ज्वाइन द सिविल स्टडी कैफ़े आप लिख के टाइप कर सकते हैं। और उसके अलावा कुछ भी टाइप आपको नहीं करना है, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहां पर आपको डेली बेसिस पर वीडियोस मिलेंगे जहां से आपको प्रैक्टिस करना है। साथ ही साथ में आपको कुछ ऐसे इनपुट्स भी दिए जाएंगे जिससे आप अपनी सीट फिक्स करने में आपको काफ़ी जो इनपुट्स होंगे वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ओके गाइज, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।